जयराम रमेश कहते हैं कि भाई साहब हमने 4 नाम दिए थे और उनमें से सिर्फ एक ही नाम अप्रूव हुआ है, आनंद शर्मा का। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है ये उसके बाद की राजनीति है, जिसमें हर कोई अपना राजनीतिक स्कोर ठीक करना चाहता है। जैसे हम लोन लेते हैं ना तो सिविल स्कोर होता है आपका, तो ये राजनीति में इसको बोलते हैं वोटर स्कोर। तो अपने अपने वोटों का जो स्कोर है उसको सब ठीक करने में लगे हुए हैं। पर किरण रिजिजू साहब तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि हमने तो कोई कुछ भी मांगा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार ने नाम नहीं मांगे होते तो कोई क्यों अपनी तरफ से नाम देता। तो ये जानती थी बीजेपी कि थरूर साहब जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की दहलीज पे खड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा पुश चाहिए, वो दहलीज पार भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? इतनी फास्ट मत चलो राजनीति में शिफ्टिंग इतनी फास्ट नहीं होती। एक चीज और बताइए कि राहुल गांधी द्वारा जयशंकर के बयान को लेकर सरकार पर लगाए गए जो आरोप हैं, विपक्ष इसको राष्ट्रहित का मुद्दा बना रहा है, असल में है क्या ये? जब चाइना ये कहता है ना कि हम साथ है पाकिस्तान के, ये भी डिप्लोमेटिक फेलियर है विदेश मंत्री का। कौन देश खड़ा हुआ हमारे साथ? एक नहीं हुआ। रोज जाते हो आप विदेश गले मिलने लोगों से, तो ये काम किसका है? विदेश मंत्री का है ना। एक बात बताइए कि ये जो आप फेलियर की बात कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर सरकार ये प्रतिनिधिमंडल बना के भेज रही है, खासकर इसमें विपक्ष के सांसदों को काफी लोगों को मतलब मौके दिए गए हैं। जब कारगिल हुआ तब भी गया था, और जहाँ तक मुझे याद है कि जब मुंबई में अटैक हुआ उसके बाद भी गया था, और 1994 में भी गया था। क्योंकि यहाँ आप सांसद हो ना अलग अलग पार्टियों के, जब आप विदेश में हो तो आप देश के सांसद हो। जो आप कह रहे थे कि ट्रम्प बार बार कह रहे हैं, अभी हाल में कल परसों भी ट्रम्प ने कहा था कि मैंने मध्यस्थता कराई है, लेकिन सरकार की ओर से कोई नेता या खुद प्रधानमंत्री कोई ट्वीट करके किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या लैग कर रहा है? मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बात होती है ना, प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, वो बोलते ही नहीं है। उनकी चुप्पी उसको धीरे धीरे किल कर देती है। प्रधानमंत्री मोदी और टोयोटा फॉर्च्यूनर एक जैसे हैं, इन दोनों का कंपटीशन नहीं मार्केट में, इसीलिए मोनोपोली है राजनीति में और कार इंडस्ट्री में। आपने 17 साल में कांग्रेस को कितना बदलते देखा? कांग्रेस पार्टी को जो बदलने की कोशिश करेगा ना, कांग्रेस उसको बदल देगी, और इस कांग्रेस ने उस 2007 के राहुल गांधी को बदल दिया। किसी वेणुगोपाल, इनकी मतलब भूमिका क्या रहती है राहुल गांधी के डिसीजन में और फिर क्या अदर चीज़ों में? वो रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी को, बस इसको समझ जाओ एक लाइन में। और जयराम, वो ना खुद का फेवरेट है, जैसे करीना कपूर है ना, वो भी खुद की फेवरेट है। मूवीज में कहती है ना वो कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। जयराम रमेश भी वही है, वो कांग्रेस पार्टी करीना कपूर है। राहुल गांधी के वीडियोस में पवन खेड़ा आ रहा है, तुम जयराम की बात कर रहे हो। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अनिल शारदा है। ये हमारा शो देखी जाएगी है और 7वां एपिसोड आज रिकॉर्ड हो रहा है। विषय काफ़ी कुछ है आज बातचीत करने के लिए, लेकिन उससे पहले स्वागत है आदेश साहब आपका। थैंक यू। आज हम लोग बातचीत करने का मतलब जो मेरा मन है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस होने के बाद से जो ये सर्वदलीय कमेटी बनाई गई, 7 कमेटियां बनाई गई, डेलीगेशन बनाए गए, और उसमें कांग्रेस के 4 नाम शामिल किए गए हैं। तो इसको लेकर के भी बड़ा बवाल चल रहा है। हालांकि 2 टीमें तो जा चुकी हैं, बाकी धीरे धीरे जा रही हैं। इसका उद्देश्य है कि पूरे वैश्विक मंच पे जाके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाए, और पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, या फिर पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन संचालित हैं, ऑपरेटिव हैं अभी भी, तो उन पर भारतीय सेना ने किस तरीके से अटैक किया, टारगेटेड, इन सारी चीज़ों पे ये विषय है और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आए और तमाम चीज़ें अपने हिसाब से परफॉर्म कर रही हैं, तब कांग्रेस के जयराम रमेश कहते हैं, जिनका नाम लेने से आप हमेशा बचते हो, जयराम रमेश कहते हैं कि भाई साहब हमने 4 नाम दिए थे और उनमें से सिर्फ एक ही नाम अप्रूव हुआ है, आनंद शर्मा का। तो ये क्या राजनीति चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इसके बारे में जरा ब्रीफ से बताइए। ये प्रॉब्लम नहीं है, राजनीति चल रही है, इसको राजनीति कहते हैं। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है ये उसके बाद की राजनीति है, जिसमें हर कोई अपना राजनीतिक स्कोर ठीक करना चाहता है। जैसे हम लोन लेते हैं ना तो सिविल स्कोर होता है आपका, तो ये राजनीति में इसको बोलते हैं वोटर स्कोर। तो अपने अपने वोटों का जो स्कोर है उसको सब ठीक करने में लगे हुए हैं जी। कायदे से ये होना चाहिए था कि विपक्ष ने, समूचे विपक्ष ने सरकार का साथ दिया, कहा कि हम सब आपके साथ हैं और इस पर कोई राजनीति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और सीज फायर की घोषणा अमेरिका से हुई, उसके बाद से राजनीति शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी ने उस दिन एक ट्रेंड चलाया, इसका नाम था कि आयरन लेडी सायरन मैन। इंदिरा गांधी की
विल पावर की उस दिन बात हुई कि उस लेडी ने अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान में से एक हिस्सा निकाल के एक अलग देश बना दिया। और इधर देश में पहली बार आज़ादी के बाद से या किसी थर्ड पार्टी मतलब अमेरिका ने ये कहा कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया और हम 48 घंटे से दोनों देशों की लीडरशिप के टच में थे। तो वहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। अब उसके बाद से प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि नहीं जो ट्रंप ने कहा है वो झूठ है, हमने किसी से मीडिएशन की मांग नहीं की थी। उन्होंने ये कहा कि हमारे डीजीएमओ के पास उनके डीजीएमओ का फ़ोन आया और उसके बाद से हमारी चर्चा शुरू हुई। लेकिन ट्रंप साहब ने अपनी बात को कई बार दोहराया। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ, जो आपका मेन सवाल है। कायदे से ये होना चाहिए था कि सरकार ये कहती कि देखिए आप अपने नाम दे दो, लेकिन साथ साथ ना हमें शशि थरूर भी चाहिए, क्योंकि उनका इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपीरियंस है वो काम आएगा और वो बात को बेहतर तरीके से रख सकेंगे, क्योंकि देश का मामला है। ठीक है, सरकार को ही दिल बड़ा करना होता है, सरकार को ही विपक्ष के साथ बैठ के बातचीत करनी होती है, सरकार का ही काम होता है कि वो जवाब दें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही तय कर लिया कि थरूर साहब का नाम हम डाल देते हैं और फिर 4 नाम मांग लिए कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने नाम दे दिए अपने। अब पर किरण रिजिजू साहब तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि हमने तो कोई कुछ भी मांगा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार ने नाम नहीं मांगे होते तो कोई क्यों अपनी तरफ से नाम देता, ये सवाल है, ये जवाब नहीं है। तो इन्होंने तय कर लिया। तो ये जानती थी बीजेपी कि थरूर साहब जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की दहलीज पे खड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा पुश चाहिए, वो दहलीज पार भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उस पर आगे आऊँगा। इतनी फास्ट मत चलो, राजनीति में शिफ्टिंग इतनी फास्ट नहीं होती। और उससे पहले जिस दिन समय से लेकिन दिखाई तो दे रहे हैं। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। और काफ़ी समय उससे ठीक पहले केरला में एक पोर्ट का शायद इनॉग्रेशन था, जहाँ गौतम अडानी, प्रधानमंत्री मोदी और चीफ मिनिस्टर केरला और वहाँ थरूर साहब भी थे। और उस दिन स्टेटमेंट दिया था पीएम ने कि आज इस मंच पे कुछ लोगों को देख के बहुत से लोगों को पेट में दर्द होने वाला है। याद है आपको बात? उन्होंने कही थी। अब उससे पीछे जाओ 2 महीने और, फरवरी में थरूर साहब राहुल गांधी से मिले। उन्होंने कहा कि मुझे स्टेट का फेस बनाओ, मुझे स्टेट में इस्तेमाल करो, स्टेट लीडरशिप चाहते हैं। अब अगर मैं थरूर साहब की पॉलिटिक्स को डिकोड करूं, उनकी छवि रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की नेता की। केंद्र के मंत्री रहे, वो यूएन में रहे, ठीक है। और अक्सर मुझे अच्छे से याद है, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और कुलभूषण जाधव जो हमारे एक सैनिक हैं शायद, वो पाकिस्तान की जेल में थे। तो जब उनका मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो सुषमा जी ने फ़ोन किया शशि थरूर को और ये कहा कि आप इस मैटर को लेकर ड्राफ्टिंग करिए, मुझे आपकी आवश्यकता है। तो इसमें जब कहीं भी देश की बात आई तो उसमें पार्टी लाइन से हट के हर कोई सामने आता है। थरूर साहब ने की थी उस वक्त मदद, थरूर साहब की वो काबिलियत थी। ये बात आपने पिछले वाले भी उसमें बताया था शो में। तो वो उस काबिलियत का अगर इस्तेमाल करना था तो इसमें अच्छा ये होता कि राजनीति ना करके, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, जैसे मैंने कहा ना कि सिविल स्कोर, ऐसे वोटर स्कोर चल रहा है, तो ये उसकी कड़ी का हिस्सा है। तो वो जानते हैं कि थरूर साहब जो हैं कमजोर विकेट है, इसलिए ये सब काम हो रहा है। और अब आप देखो, उन्होंने फोन किया ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी ने कहा कि जो आपने तय किया है पठान साहब को, ये नहीं जाएंगे, हटा दो। हाँ, जो हम कहेंगे वो जाएंगे। सरकार ने बात मान ली। इन्होंने फोन किया उद्धव ठाकरे जी को, वहां से भी बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को फोन नहीं किया, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के पास है, उनको फोन नहीं किया। बाकी सबको फोन करके और सबको एक साथ सहमति बनाने की कोशिश करी। तो फिर ये क्या, इसको क्या कहूँ मैं, पॉलिटिक्स कहूँ, कुछ और कहूँ, क्या कहूँ? हाँ, मान लेते कि पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तो अंदरूनी तौर पे भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ठीक है, एक होता है खेलने वाला खिलाड़ी, एक होता है बाहर बैठ के देखने वाला खिलाड़ी। बाहर बैठ के देखने वाली भूमिका में कांग्रेस साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जो उन लोगों ने 4 नाम सुधारे, जैसा कि आपने कहा कि हाँ, मतलब जयराम रमेश ने भेजे हैं, उसमें से एक नाम सेलेक्ट होता है आनंद शर्मा। आनंद शर्मा भी G23 के मेंबर हैं। तो आपने जो नाम सेलेक्ट किए, क्या ये इत्तेफाक है कि ये सब नेता जो हैं वो G23 का हिस्सा रहे हैं? अब इसके तार जोड़ लो, जहाँ जहाँ जोड़ सकते हो।
और जो आप कह रहे हो ना कि कांग्रेस पार्टी बाहर से खेल रही है, आपको इसको उदाहरण देता हूँ। जब कांग्रेस पार्टी 2014 में 44 सीटों पे थी और जब 19 में 52 सीटों पे थी, तब वो उसको मैं कमजोर मान सकता था। आज वो 100 सीटों पे खड़े हुए हैं, 99 सीटें हैं उनके पास, नेता प्रतिपक्ष उनके पास है, समूचा विपक्ष साथ में इकट्ठा नजर आता है आपको संसद के अंदर। अब ये नहीं कह सकते कि अब कमजोर है। थी कांग्रेस कमजोर, 14 में थी, 19 में थी, आज नहीं मानता मैं। जिस पार्टी के पास नेता विपक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, जिसके पास 100 सांसद हो, उसको आप कैसे कमजोर कह दोगे? एक बात बताओ, मान लो ये 4 नाम बीजेपी ने अपने हैंड से सिलेक्ट कर लिए, पर कोई भी नेता, जैसे शशि थरूर जैसे नेता, आनंद शर्मा जैसे नेता, बड़े नेता हैं ये लोग, इस तरह के जो नेता हैं वो कब तक मतलब सत्ता से बाहर रहेंगे? सबकी एक आश तो होती है, पावर चाहिए सबको। वो लोग देख रहे हैं कि हमें वैसे भी कांग्रेस में उस तरीके से तरजीह नहीं दी जा रही है। अब कांग्रेस उन नेताओं को जो सबसे उसके मतलब क्रीमी लेयर के नेता थे, बेस्ट नेता थे, उनको अगर भाव नहीं देगी तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। क्या भाव नहीं दिया? थरूर साहब बताता हूँ, थरूर साहब वर्किंग कमेटी में हैं, उन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा खड़गे साहब के सामने, वो चुनाव हार गए। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको एडजस्ट किया गया, ठीक है, सांसद हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि मुझे सीएम का फेस बनाओ। अभी तक उनकी छवि जो थी वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता की थी। अब क्योंकि वो जानते हैं कि केंद्र में सरकार नहीं बन सकती और मैं मंत्री नहीं बन सकता, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, और किसी को करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब वो चाहते हैं कि मैं सीएम वहाँ की राजनीति करूँ, केरल की। अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि रमेश चन्नीथला, वीडी सतीशन, ओमन चांडी, वहाँ इतने बड़े बड़े नेता हैं जो जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं केरल में। थरूर साहब की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी नहीं है। वो पॉपुलर नेता हैं, युवाओं में उनको लेके मुझे लगता है कि बहुत पॉपुलर हैं, और शहरी वोटर में वो बहुत पॉपुलर हैं। मैं मानता हूँ ये सब बातें। उसके अलावा जो सबसे पावरफुल नेता है केसी वेणुगोपाल, वो भी केरल से आते हैं। इसके अलावा जो प्रियंका गांधी हैं, वो सांसद है, वो भी केरल से हैं। तो इतनी आसान राजनीति नहीं है केरल की कि अगर थरूर साहब ने आज कहा और आज नहीं, ठीक है, हमने आपको सीएम फेस बना दिया, नहीं पॉसिबल है। पिछली बार सरकार इसलिए नहीं आ पाई कांग्रेस की क्योंकि वहां एक डर था कि वेणुगोपाल सीएम न बन जाए। तो जो वेणुगोपाल भी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के नेता है, वो कोई पैन केरल नेता नहीं है। जो लोग वहां बैठे हुए हैं ना, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर आप उनको छेड़ोगे तो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा। आप इसको ऐसे समझो। तो ये पॉसिबल नहीं था। फिर वो बात बाहर भी आई, जो थरूर साहब की बात थी, जो मैंने फरवरी की बात की आपको, ठीक है। और अगर मैं ये कह दूं, मैं इसको उल्टा कर देता हूं, अगर थरूर साहब ये कहते कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरी पार्टी मुझे परमिशन देगी तो मैं जाऊंगा, हो सकता है वो बन भी जाते हैं। लिटमस टेस्ट पार्टी ही क्यों थे? नेता क्यों नहीं दे सकता? सही बात है। अगर वो कह देते सरकार को कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरी पार्टी से पूछो, अगर वो कहेंगे, आप खड़गे साहब से बात करो कि भाई हमें इनकी आवश्यकता है, उनको कह देना चाहिए था ये बात। हो सकता है कांग्रेस पार्टी कहती कि नहीं आप उनको लेके जाओ, देश को जरूरत है। एक ही पहलू की बात क्यों होती है, दूसरे पहलू की बात क्यों नहीं होती? कि ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। तो जब आपने टीएमसी के लिए सरकार ने चेंज कर दिया, इनके लिए भी कर देते और ये पहले ही बोल देते कि आप ऐसा करो, कंट्रोवर्सी नहीं होती। आप कहते हो कि हमें ये नाम चाहिए, हमें इनकी आवश्यकता है, काम खत्म। ये तो अननेसेसरी की गई है क्योंकि वो जानते हैं कि ये नाजुक रास्ते पे खड़े हुए हैं। इनको आसान है, मतलब होता है ना आदमी को थोड़ी तकलीफ है, दर्द में है। ये थरूर जी की बात हो गई, लेकिन अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, सलमान खुर्शीद हो गए, मनीष तिवारी जैसे लोग, असल में इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस से, और बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है? ये सारे लोग विद्वान हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी भी बहुत विद्वान आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है बहुत, ठीक है, उनको पूरी समझ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से उनका नाम G23 में आया था, मैं एक करके बात करता हूँ, जब से उनका नाम आया G23 में मनीष तिवारी का, तब से उनके और गांधी परिवार के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, ठीक है। उसके बावजूद उनको चंडीगढ़ से टिकट दी, जो उनका सपना था। मनीष का सपना था कि वो कभी ना कभी चंडीगढ़ सांसद बने, पार्टी ने टिकट दी उनको और वो बने, ठीक है। लेकिन संसद में जो उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी हाउस के अंदर, वो नहीं दी, ना संगठन में कोई काम दिया। तो मुझे लगता है एक ट्रस्ट डेफिशिएट है बिकॉज ऑफ G23। अब आप नंबर 2 पे आओ, आनंद शर्मा पे।
आनंद शर्मा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, मनीष तिवारी भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बहुत बड़ी बात होती है, छोटा पद नहीं होता वो। आनंद शर्मा भी रहे हैं, आनंद शर्मा राज्यसभा रहे हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र के, ठीक है। ये भी जब G23 में आए तब इनको लेके भी लॉयल्टी पे सवाल उठे कि भाई आपको तो हमने रखा ना, मनीष तो चुन के आए, आनंद शर्मा तो राज्यसभा में थे, तो किसके अनुकंपा पे थे? काबिल आदमी मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ा लिखा आदमी है, काबिल है, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो वहाँ इनके और गांधी परिवार के बीच में डिफरेंसेस आ गए, इसलिए मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो 4 नाम थे उनमें नाम था आनंद शर्मा का, तो उनको नहीं आप ये कैसे उसमें ऐड कर सकते। सारी कंट्रोवर्सी थरूर साहब के ऊपर हुई है, और जब इन्होंने कहा कि हमने नाम मांगे नहीं, तो फिर उन्होंने खुद ही नाम तय कर दिए, और ये कोइंसिडेंस है। तो कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है कि थरूर को नहीं भेजा जाना चाहिए? कांग्रेस ने कब कहा कि नहीं भेजा जाना चाहिए? कहीं कहा क्या? जब उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि हम इनको लेके जाएंगे, तो वो जो अवसर था राजनीति करने का वो बीजेपी ने किया, और हर पार्टी करती है, कोई बुरी बात थोड़ी है इसमें। इसको आसान कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी को राजनीति करने का मौका मिला तो उसने की, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक चीज और बताइए, G23 का जो परफॉर्मेंस है, जो काम करने का तरीका है, उसके बारे में बहुत आसान भाषा में बताइए कि आखिर क्यों ऐसा है कि एक ही पार्टी में 2 अलग अलग धड़े बने हुए हैं। जब वो बना था उसके बाद 2022 में, मुझे अच्छे से याद है, मार्च की बात है, और रिजल्ट आया था उत्तराखंड का, पंजाब का और यूपी का। ये तीनों स्टेट कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी, और उसके बाद प्रियंका गांधी ने बेड़ा उठाया था कि मैं G23 को डिसमेंटल करूंगी, और उन्होंने डिसमेंटल कर दिया था। उसके बाद से G23 बिखर गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसमें थे, उसके बदले में उनको हरियाणा की कमान दे दी गई थी, जो 24 में चुनाव हुआ जहां कांग्रेस पार्टी हार गई। अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार का अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है, और बाकियों को ऐसा लगा कि हमें कुछ मिला ही नहीं। तो वो जो ग्रुप है वो अब नहीं है पार्टी के अंदर, था वो, उसमें से कुछ नेता पार्टी छोड़ भी गए हैं। थरूर साहब भी थे उसमें, आजाद साहब भी थे उसमें, वो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो वो एक ग्रुप बना था, वो चाहते थे कि भाई हमारी जो भी पार्टी फैसले करे उसमें हमारा भी कुछ योगदान हो, हमसे भी पूछा जाए, हमारी भी जो एक्सपीरियंस है सालों का उसके बारे में चर्चा हो, हमें बुलाया जाए, महत्वपूर्ण फैसलों पे वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो, उसमें हम अपनी राय रखें। तो बेसिकली वो राहुल गांधी और उनकी टीम की वर्किंग से नाराज थे, और इसमें ज़्यादातर नेता वो थे जिनकी राजनीति की शुरुआत सोनिया गांधी के साथ हुई है, यानी जो लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं। इसमें राहुल गांधी के समकक्ष लोग नहीं थे, तो अब नहीं है ये ग्रुप। एक चीज और बताइए कि राहुल गांधी द्वारा जयशंकर के बयान को लेकर सरकार पर लगाए गए जो आरोप हैं, विपक्ष इसको राष्ट्रहित का मुद्दा बना रहा है, असल में है क्या ये? विपक्ष, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे ट्रंप ने घोषणा की उसके बाद विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी अपनी। भाई राजनीतिक पार्टी राजनीति करेगी ना, घास थोड़ी काटेगी, तो उन्होंने शुरू की। उनको ये वीडियो मिला, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप पहले इतला कर दें कि हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे। वो वीडियो है जयशंकर का। तो उस पे राहुल गांधी ने ये कहा कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से, यानी अगर जयशंकर ये बात ना बोलते पाकिस्तान को, तो जो हमारा नुकसान हुआ है वो नहीं होता, यानी डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से नुकसान हुआ है सेना का, ठीक है। फिर उन्होंने सेकंड अपने ट्वीट में ये बात बोली कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं, क्योंकि दोनों कड़ी जुड़ी हुई हैं। जब आपने ये कहा कि हम आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाएंगे, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान ने हमारे ऊपर वापस वार किया, ठीक है। तो अगर आपने नहीं बताया होता, ये राहुल गांधी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपने नहीं बताया होता तो ये डिप्लोमेटिक जो फेलियर हुआ है उसकी वजह से सेना नुकसान नहीं होता। इनकी कोशिश, अगर ये बात सही है तो इनकी कोशिश ये रही होगी कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज दें कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को या सिविलियंस को टच नहीं किया है, हमने सिर्फ जहाँ टेररिस्ट हैं, जहाँ उनके कैंप्स हैं, उनके ठिकाने, उनको टारगेट किया है। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जवाबी हमला किया, उनकी आर्मी ने, उनकी सेना ने, ठीक है। तो उसमें जो नुकसान हुआ है हमारा, राहुल गांधी उन दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं आपस में, जितना मैंने उनको डिकोड किया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस या विपक्ष जो है वो गलत मतलब निकाल रहा है जयशंकर जी के बयान का। भाई अभी जो उसका मतलब दिखाई देता है फिलहाल, एज ऑफ नाउ, जब हम बात कर रहे हैं,
मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि वो बयान किस दिन का है। क्या वो बयान 7 तारीख के बाद का है या 7 से पहले का है या वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन मैं इस पर इसलिए शक नहीं करूंगा क्योंकि देश के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जब वो सवाल उठा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी फेक वीडियो का यूज़ करेंगे। उन्होंने भी चेक किया होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर है विदेश मंत्री का। और मैं तो ये भी कहूँगा इसके आगे की बात, जब चाइना ये कहता है ना कि हम साथ हैं पाकिस्तान के, ये भी डिप्लोमेटिक फेलियर है विदेश मंत्री का। कौन देश खड़ा हुआ हमारे साथ? एक नहीं हुआ। रोज जाते हो आप विदेश गले मिलने लोगों से, तो ये काम किसका है? विदेश मंत्री का है ना। और वो कह रहा कि नहीं हम तो चाइना कह रहा है कि हम तो साथ हैं पाकिस्तान के, और खुला कह रहा है। ऐसा भी नहीं कि वो पीछे से मदद कर रहा हो, लोग छिपके कर रहा हो, वो तो खुला कह रहा है। तो ये भी डिप्लोमेटिक फेलियर है विदेश मंत्री का। तो एक बात बताइए कि ये जो आप फेलियर की बात कर रहे हैं, बावजूद इसके अगर सरकार ये प्रतिनिधिमंडल बना के भेज रही है, और खासकर इसमें विपक्ष के सांसदों को काफ़ी लोगों को मतलब मौके दिए गए हैं। जब कारगिल हुआ तब भी गया था, और जहाँ तक मुझे याद है कि जब मुंबई में अटैक हुआ उसके बाद भी गया था, और 1994 में भी गया था। ठीक है ना। तो हमेशा ही ऐसे ही ऑल पार्टी डेलीगेशन जाता है, क्योंकि यहाँ आप सांसद हो ना अलग अलग पार्टियों के। जब आप विदेश में हो तो आप देश के सांसद हो, वहाँ पार्टीज की बात थोड़ी होती है। वहाँ तो ये कहते हैं कि भाई एक डेलीगेशन है, जो भारत सरकार डेलीगेशन आया है उसमें इतने सांसद आए हैं। तो वहाँ आपको जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा एज ए यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, नॉट योर पार्टी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आपको यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने की आवश्यकता नहीं थी कि थरूर साहब को यहाँ से ले लो, उनको वहां से ले लो, लिस्ट हम बनाएंगे, ये करेंगे। अरे पूछ लेते अपने सब सहयोगियों से, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? जहाँ देश को रिप्रेजेंट करने की बात हो ना, वहाँ पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं इस तरह कहना चाहता हूँ। ये लोग जो गए हैं विदेश में बातचीत करने के लिए, ये किसके संपर्क अपने सामने अपनी बातें रखेंगे देश की? जो भी वहाँ के पॉलिटिशियंस होंगे, यहाँ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उनको बताएंगे कि हमारे देश में ऐसे घटना घटी। 22 अप्रैल को हमारे जो सैलानी थे वो कश्मीर में गए हुए थे और वहाँ पे इस तरीके की घटना घटी और ऐसे हमारे लोगों को मारा। उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। तो ये सब बातें बताएंगे, जो भी पूरी घटना है, जो भी विदेश मंत्री विदेश सचिव ने ब्रीफ किया। मुझे लगता है कि इन सबको एक बार और ब्रीफिंग दी गई होगी जाने से पहले, बताया गया होगा क्या क्या हुआ है। और वो किसने ब्रीफिंग दी है मुझे इसमें क्लैरिटी नहीं है, बट सबको बताया गया होगा। और एक लाइन होगी पूरी सरकार की कि ये जो लाइन है ये भारत सरकार की है, या हमें इस पे बात करनी है। ये जो आप कह रहे थे कि ट्रम्प बार बार कह रहे हैं, अभी हाल में कल परसों भी ट्रम्प ने कहा था कि मैंने मध्यस्थता कराई है, लेकिन विक्रम मिश्री ने साफ साफ कह दिया कि भाई 2 देशों की आपसी बात थी, उसमें उन लोगों ने बातचीत किया। अब कोई तीसरा आदमी खुद से ही आके बोले कि मैं ये कर रहा हूँ तो फिर क्या कर सकते हैं? ये विदेश सचिव आके बता रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई नेता या खुद प्रधानमंत्री कोई ट्वीट करके किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या लैग कर रहा है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को डे 1 ही जैसे उनका ट्वीट आया था इस बात को खारिज कर देना चाहिए था कि हमने किसी को मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा था और ना ही हमें किसी की आवश्यकता है। लेकिन जब मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बात होती है ना, प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, वो बोलते ही नहीं है। उनकी चुप्पी उसको धीरे धीरे किल कर देती है। पिछले 11 साल में आप कोई भी कंट्रोवर्शियल बात उठा के देख लो, नहीं बोलते वो। लेकिन इस बार उनको बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। राजनीतिक रूप से उनकी भूल है, क्योंकि जनता ना उनका बहुत विश्वास करती है। प्रधानमंत्री मोदी और टोयोटा फॉर्च्यूनर एक जैसे हैं, इन दोनों का कंपटीशन नहीं मार्केट में, इसलिए मोनोपोली है राजनीति में और कार इंडस्ट्री में। आप देखो फॉर्च्यूनर के आसपास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, ठीक। और ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी के आसपास कोई पॉलिटिशियन नहीं है। तो ये जो उम्मीदें हैं लोगों की, उनको बनाए रखने के लिए, और खासकर अपना जो उनका कैडर है 40% का, उसको बनाए रखने के लिए उनको ये बात डे 1 ही खारिज कर देनी चाहिए थी। इस बात पे चुप नहीं रहना चाहिए था। ठीक, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक छात्र हूँ राजनीति का, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस ने
अर्नब गोस्वामी और ये बीजेपी के जो आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय, इनके ऊपर मानहानि का केस का काम शुरू किया था। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये सारी चीज़ें बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी? करी थी ना, याद नहीं है? जब 2019 में सरकार बनी महाराष्ट्र में, और जब वो सुशांत सिंह जो एक्टर थे उनका वो प्रकरण हुआ, उसके बाद जब अर्नब जेल गए थे, किसने भेजा था? उन्होंने उन दिनों गालियां दी अपने शो में सोनिया गांधी को, और उधर उन्होंने आरोपी बताया आदित्य ठाकरे को। तो ये कलेक्टिव, मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पे अहमद पटेल ने बात रखी सोनिया गांधी के सामने, और राजीव सातव तब जिंदा थे, बड़े क्लोज थे राहुल गांधी के। वो अभी उनकी वो थी बरसी थी, तो राजीव सातव ने बात राहुल गांधी से करी, और फिर फाइनली ये असाइनमेंट दिया गया अहमद पटेल को। अहमद पटेल ने पवार साहब से और उद्धव ठाकरे से बात करी, और ठाकरे परिवार बहुत आहत था अपने बेटे को लेके कि उनके लेके भी ऐसी बातें हो रही हैं, तो सब ने कलेक्टिवली उनको जेल भेजा था ना। जेल गए थे ना वो, कैसे पुलिस उठा के ले गई थी उनको, और कह रहे थे कि नहीं नहीं मुझे बचाओ बचाओ टाइप का कर रहे थे। वो गाड़ी में डाल दिया था, फिर वो बाहर निकले थे जेल से, फिर उन्होंने नारे लगाए थे भारत माता की जय। मतलब पॉलिटिक्स में आ जाओ ना, मतलब इतना ही अगर मिस कर रहे हो आ जाओ, डायरेक्टली खेल लो। आज सारा दिन झूठ। अब जो उन्होंने वो दिखाई है टर्की में कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है, मुख्यालय। हाँ, अरे भाई कांग्रेस का मतलब है एक समूह। यूएस कांग्रेस क्या कांग्रेस पार्टी की है क्या? जहां जहां कांग्रेस लिखा वो सब कांग्रेस का है, और ये लोग विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। कमाल की बात तो ये है, जिनको बेसिक सेंस नहीं है कि कांग्रेस का एक्चुअल मतलब, कांग्रेस का मतलब होता है एक समूह, जहां भी वो इकट्ठा होता है वही कांग्रेस है। इनको पता ही नहीं, और फिर कहते हैं हमें माफ कर दो। अमित मालवीय कर रहे हैं, समझ में आता है, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो अपना काम अच्छे से करेंगे क्योंकि उनको लड़ना है कांग्रेस पार्टी के साथ में। एक चैनल का मालिक, एक चैनल का संपादक, मालिक ही अब संपादक तो क्या है, वो ऐसा कर रहा है। पर ये सिर्फ एक चैनल तो नहीं रह गए हैं ना, बहुत सारे चैनल हो गए हैं। तो अभी जिस तरीके से ये जो चैनल्स ये एक्सट्रीम कर रहे हैं, बाकी को कर रहे हैं ना वो हल्का हल्का कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि ये लास्ट टाइम भी जेल चले गए थे, इन्होंने उससे सबक नहीं सीखा। अब वो बॉम्बे से फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ नहीं रहते अभी ये, इनका ऑफिस भी दिल्ली आ गया है, पहले बॉम्बे रहते थे। इतना डर था इनके अंदर, जैसे ये बाहर आए उन्होंने रिपब्लिक का पूरा ऑफिस जो है वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया, और फिर कह रहे हैं कि हमसे तो गलती होगी, किसी एडिटर से गलती होगी। अरे बोल तो आप रहे थे। वो एक मूवी देखी है, 3 इडियट्स थी शायद, वो उसमें कहता है उसको कि बोल ये रहे हैं, शब्द हमारे हैं। 3 इडियट का ही है। हाँ उसी का है ना। तो अब कह रहे हैं कि हमसे तो गलती होगी। गलती नहीं हुई, जानबूझ के करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है ना, उसका रवैया ऐसे रहता है, कोई बात नहीं छोड़ो, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। मुझे लगता है किसी ने ऊपर से खोल ली होगी ये। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमेशा ये चीज़ सोचना चाहिए कि देख लेंगे के चक्कर में ही राहुल गांधी कितने सालों तक पप्पू बना दिए गए। हाँ, उनकी तो छवि धूमिल की गई। वो बात सही है आपकी। और उसके बाद फिर उन्होंने एक यात्रा निकाली, और जिसके बाद इनको फिर सीरियस पॉलिटिशियन लोग मानने लगे। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ी ना। कांग्रेस पार्टी में पता क्या होता है, कांग्रेस पार्टी में लोग अपना अपना मीडिया मैनेज करते हैं। कोई भी गांधी का मीडिया मैनेज नहीं करता। हर नेता अपना देखता है कि मेरे बारे में क्या छप रहा है, मेरे बारे में क्या बात हो रही है, दैट्स इट। वहाँ लोगों को पार्टी से मतलब नहीं है और गांधी फैमिली से मतलब नहीं है, सब अपना अपना करेंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहता, अगर मैं किसी के खिलाफ एक ट्वीट भी कर दूँ ना, मेरे पास अभी फ़ोन आ जाएगा, और मैं एक ट्वीट अभी करूँ राहुल गांधी के खिलाफ, कोई फ़ोन नहीं आएगा। चाहो तो ऑन रिकॉर्ड चेक कर लो कैमरे पे, चेक कर भाई। ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ। अरे बताओ एक और बात। हाँ। ये बात गांधी को पता है। कमाल की बात ये है। आपके इतने पर्सनल कनेक्शन कैसे हैं गांधी फैमिली से? मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे काफ़ी अंदरूनी चीज़ें हम जान जाते हैं। 17 साल से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूँ, तो जब आप एक काम मतलब इतने सालों से एक काम पे लगे हुए हो और फिर भी जान ना पाओ, तो फिर आप ठीक काम नहीं कर रहे हो। एक अनुभव बताइए, आपने 17 साल में कांग्रेस को कितना बदलते देखा? कांग्रेस पार्टी को बदलने की कोशिश की राहुल गांधी ने,
कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कई सारे चीज़ें लेके आए वो कि ये रिफॉर्म्स हैं, एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस ने। आप तो 2007-8 में आ गए होंगे। साथ में आ गया साथ में आ गया था। उस समय उन दिनों राहुल गांधी इलेक्शन सिस्टम लेके आए थे कांग्रेस के अंदर, वो चला लेकिन वो फेल हो गया। कांग्रेस पार्टी को जो बदलने की कोशिश करेगा ना, कांग्रेस उसको बदल देगी, और इस कांग्रेस ने उस 2007 के राहुल गांधी को बदल दिया। उदाहरण हूँ एक दीजिए। राहुल गांधी ये कहते थे कि जो गलती मेरी माँ ने की, सारी पावर एक आदमी के पास दे दी। और वो ऐसा नहीं कि अकेले में किसी को बोलते थे, मीटिंग से बोल देते थे कई बार, खासकर जो उस टाइम की यूथ कांग्रेस थी उसमें, कि सारी पावर थी अहमद पटेल के पास में। वो ही UPA 1 और UPA 2 वही देश चलाते थे, वही CM बनाते थे, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। मैं उनसे मिला 2016 के आसपास, 14 तक तो मिल नहीं पाए उनसे। तो बोले मैं ये गलती नहीं करूँगा, आई एम इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक अहमद पटेल नहीं होना चाहिए, 10 होने चाहिए। एक अंबानी नहीं होना चाहिए, 100 होने चाहिए। एक अडानी नहीं होना चाहिए, 200 होने चाहिए। ये राहुल गांधी की सोच थी। और अब मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से उन्होंने बनाया वेणुगोपाल को संगठन महासचिव। आज वो आदमी ही पार्टी चला रहा है और सबसे पावरफुल आदमी है। तो राहुल गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी को बदलने की कोशिश करी, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को बदल दिया। और अब राहुल गांधी से उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। लगता तो देख कैसे ही है जो अभी मैं देख रहा हूँ 6 साल से, और उसको देख के समझ के एनालिसिस करता हूँ तो अंदर से फिर ये आवाज़ आती है कि नहीं, राहुल गांधी भी अब कांग्रेसी हो गए हैं, पुरानी कांग्रेसी। तो वेणुगोपाल राव, वेणुगोपाल, किसी वेणुगोपाल, इनकी मतलब भूमिका क्या रहती है राहुल गांधी के डिसीजन में और फिर क्या अदर चीज़ों में? संगठन महासचिव सबसे पावरफुल पद होता है आफ्टर कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्योंकि गांधी में से कोई कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, बेसिकली पता क्या है, ही रिप्रेजेंट्स राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल जो है ना, उसको मैं सिंपल बताऊं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी को, बस इसको समझ जाओ एक लाइन में। और जयराम? नहीं, राहुल गांधी के वीडियोस में पवन खेड़ा आ रहा है, तुम जयराम की बात कर रहे हो। आप पवन खेड़ा को ज़्यादा प्रभावी मानते हैं जयराम रमेश से? राहुल गांधी के सिस्टम में, राहुल गांधी के सिस्टम जब पिछले कुछ दिनों पहले उनकी वीडियोस आई, जो मुझे लगता है सैबी के बाद थी, और जो सैबी चीफ थी ना माधुरी बुच, उनके ऊपर थी वो, कि कैसे कैसे माधुरी बुच, हाँ, तो उनके ऊपर थी वो। तो उसमें सैबी में रह के उन्होंने कैसे कैसे अडानी को हेल्प किया, वो सब वीडियोस बनी थी। उसमें पवन खेड़ा साथ में होते थे राहुल गांधी के। तो उस बात से समझ नहीं आता। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, ट्वीट कौन करता है? पवन खेड़ा। ये मिस्टर गांधी इज ट्रैवलिंग अब्रॉड अमेरिका एंड he'll attend some certain meeting, एंड ये करना किसको चाहिए? पर भारत जोड़ो यात्रा अब एक बताता हूँ, सुनो 2-3 दिन 4-5 दिन पहले की बात है। जयराम रमेश ने बोला पत्रकारों को, ऑन रिकॉर्ड बोला कि राहुल गांधी ब्रीफिंग करेंगे। अभी तक नहीं की। जनरल सेक्रेटरी मीडिया है, मीडिया को कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ब्रीफिंग होगी, वो कन्विंस नहीं हो उसकी बात से, नहीं की। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ। कांग्रेस ये जो टर्की के बाद पे पीछे हट जाती है। पिछले दिनों में एक प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था जिसमें पवन खेड़ा और जयराम रमेश दोनों बैठे हुए थे। नहीं, वो टर्की की बात नहीं है, वो जयराम रमेश और पवन खेड़ा की बात है। गलत समझते हो ना, क्योंकि भाई साहब मीडिया में यही चल रहा है ना। नहीं, मीडिया में सवाल किसी ने पूछा, उन्होंने बोला टर्की पे पूछा। नहीं, वो तो देखो, वो टर्की जिन लोगों को राजनीति की समझ नहीं है ना, वो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं कि मीडिया वाले पता नहीं कि वो टर्की पे सवाल नहीं दे रहे जी। तभी तो अर्नब गोस्वामी जोश में आ गया, उसके खिलाफ FIR हो गई है, इसीलिए हुआ है। वो उस वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं। बेसिकली वो वीडियो ही बताता है कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग का हाल क्या है। जयराम रमेश जो हैं, वो मैं कह चुका हूँ पहले, बात कह ही देता हूँ, वो ना खुद का फेवरेट है। जैसे करीना कपूर है ना, वो भी खुद की फेवरेट है। मूवीज में कहती है ना वो कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। जयराम रमेश भी वही है, वो कांग्रेस पार्टी करीना कपूर है।
वो खुद से प्यार करते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी से या अपनी लीडरशिप से कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे थे। ये हमारा शो देखी जाएगी है। हमेशा की तरह आग्रह, कुछ भी सवाल रहे आप लिख भेजिए। कुछ सवाल हमने पिछले जो आप लोगों ने कमेंट किया था वहाँ से भी उठाए थे। तो आगे अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।